नमस्कार विद्यार्थियों। अनिवार्य हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और हम अध्ययन की श्रृंखला में हिंदी व्याकरण पर चर्चा कर रहे थे और जिसमें हिंदी व्याकरण पर कई सारे बिंदुओं पर हम बात कर चुके हैं। इस बार बारी है संधि की और ये वीडियो संधि पर बात करेगा। संधि पर हम बात करेंगे और इसमें भी विशेषकर स्वर संधि के जो भेद है उस पर विचार किया जाएगा। संधि का अर्थ, परिभाषा, संधि के प्रकार और फिर स्वर संधि की परिभाषा और प्रकार। हम संधि पर लगभग धारावाहिक रूप से बातचीत करेंगे क्योंकि संधि एक महत्वपूर्ण प्रकरण है और प्रतियोगी परीक्षाओं में संधि से संबंधित प्रश्न आते हैं। संधि, समास आदि जो प्रकरण हैं व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रकरण हैं। तो देखते हैं कि संधि की परिभाषा क्या है, संधि किसे कहते हैं। क्योंकि संधि और समास दोनों के अंदर शब्दों का मेल होता है, लेकिन फिर भी संधि और समास में अंतर होता है। संधि के अंदर जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो उनमें ध्वनि परिवर्तन होता है, शब्द की संरचना में अंतर आ जाता है। प्रत्येक भाषा में दो शब्दों का मेल होने पर प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि तथा दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि में परिवर्तन हो जाया करता है और इससे उन शब्दों की संरचना अर्थात स्ट्रक्चर में उच्चारण एवं लेखन दोनों स्तरों पर ही अपने मूल स्वरूप से भिन्नता आ जाती है। अतः शब्दों के ऐसे मेल से परिचित होने के लिए संधि का ज्ञान आवश्यक है कि इन शब्दों में जो मेल है, दो शब्दों में मेल है, वो कितने प्रकार का होता है और कितने प्रकार से ध्वनियों के अंदर अंतर आ जाता है। शब्दों के स्ट्रक्चर में, शब्दों की बनावट में अंतर आ जाता है। इसलिए संधि प्रकरण की जानकारी आवश्यक है। और अगर हम संधि की जो परिभाषा है उसकी बात करें तो कई जो व्याकरण के आचार्य हैं उन्होंने संधि की परिभाषा अलग अलग तरीके से दी है, लेकिन उनके मूल में जो तथ्य निहित है वह है ध्वनि में परिवर्तन आ जाना। दो शब्दों के मिलन से प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि में आपस में संयोग और उसके फलस्वरूप जो अंतर आता है तब उसे हम संधि कहते हैं। और इस प्रकार से इससे मिलती जुलती कई सारी जो परिभाषाएं हैं हिंदी व्याकरण में देखने को मिलती है। व्याकरण वैसे शुद्ध रूप से संस्कृत व्याकरण का प्रकरण है। तो इसकी परिभाषा हम देखेंगे। वह ध्वनि विकार या परिवर्तन जो दो या अधिक वर्णों के पास आने के फलस्वरूप सिद्ध होता है, संधि कहा जाता है। कामता प्रसाद गुरु, जो कि हिंदी के प्रसिद्ध व्याकरण आचार्य हैं, उन्होंने अपने हिंदी व्याकरण में लिखा है कि दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास आ जाने के कारण
उनके मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहा जाता है। किशोरीदास वाजपेयी हिंदी शब्दानुशासन में लिखते हैं कि हिंद शब्दानुशासन के अनुसार शब्दों में जब दो या अधिक वर्ण पास पास अनंतर्य से आते हैं, बिना किसी अंतर के आते हैं, तो कभी कभी उनमें रूपांतर हो जाता है। इसी रूपांतर को संधि कहा जाता है। संधि वही होती है जहाँ ध्वनियों के संयोग के फलस्वरूप ध्वनि में परिवर्तन हो। अगर परिवर्तन ना हो तो फिर वह संधि नहीं, संयोग कहा जाएगा। ध्वनियों के पास पास आने के उपरांत भी यदि उनमें कोई परिवर्तन न हो तो उसे संधि नहीं, क्या कहा जाएगा, संयोग कहा जाएगा। उदाहरण के लिए युगांतर, युग प्लस अंतर में संधि है, क्योंकि यहाँ अ और अ का आ हो जाता है, जबकि युग बोध में ध्वनि परिवर्तन नहीं हुआ। युग और बोध अलग अलग शब्द हैं और इन दोनों में जो मेल हो रहा है तो एक नया शब्द बन रहा है युग बोध, लेकिन यहाँ पर ध्वनि के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में यह संधि की श्रेणी में नहीं आएगा। दो वर्णों के पास पास आने पर जिस वर्ण, अब हम संधि के प्रकार की बात करेंगे कि संधि के प्रकार, क्योंकि संधि एक विस्तृत क्षेत्र है, इसलिए अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से किन्हीं विशिष्ट आधारों पर ध्वनि संधि का वर्गीकरण किया गया है। संधि के भेद किए गए हैं कि दो वर्णों और उन संधि के प्रकारों में जो निहित तथ्य है जिस कारण से ध्वनि में प्रकार बनाए गए हैं, तो उसका आधार क्या है कि दो वर्णों के पास पास आने पर जिस वर्ण, वो स्वर हो सकता है, व्यंजन हो सकता है, विसर्ग हो सकता है, में विकार होता है, उसी व्यंजन के नाम से संधि कहलाती है। जैसे स्वर में है तो स्वर संधि, व्यंजन में है तो व्यंजन संधि, और विसर्ग में है तो विसर्ग संधि। संधि इस प्रकार तीन तरह की संधि होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के कितने प्रकार हैं? तीन प्रकार है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब यहाँ पर हम स्वर संधि पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इस वीडियो में स्वर संधि पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और स्वर संधि के हिंदी में जितने भी उदाहरण संभव है उन सब का हम अध्ययन करेंगे। अब स्वर संधि की जो परिभाषा है वो क्या होगी कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न हुआ विकार स्वर संधि कहलाता है। इस बात का ध्यान रखें कि स्वर संधि के अंदर जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण भी स्वर होगा और जो दूसरा शब्द है वह भी, उसका प्रथम अक्षर भी स्वर ही होगा। इस प्रकार से दो स्वरों के मेल से उत्पन्न हुआ विकार संधि स्वर संधि कहलाता है। यह विकार 6 रूपों में आ सकता है, इसलिए यहाँ स्वर संधि के 6 प्रकारों की चर्चा की जाएगी। एक तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि और स्वर संधि के कुछ विशेष जो रूप हैं। यानी कि संधि, स्वर संधि के भी 6 भेद हैं। मुख्य रूप से 5 भेद है, छठा कुछ विशेष प्रकार का जो भेद है उसके बारे में भी हम, उससे संबंधित शब्दों पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो स्वर संधि पर हम बात कर रहे हैं और स्वर संधि के भी 6 प्रकार हैं। उन 6 प्रकारों का भी हम एक एक करके आगे विचार करेंगे। तो देखिए, हिंदी में अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ कुल 10 स्वर हैं, किंतु संस्कृत के
री स्वर से निर्मित शब्दों का प्रयोग भी हिंदी में होता है, अतः यहाँ 11 स्वरों की संधि विचारणीय है। अब स्वर संधि का जो पहला भेद है वह कौन सा है? दीर्घ संधि का। इस दीर्घ संधि पर हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। स्वर संधि की जो परिभाषा है उस पर बात कर लेते हैं कि जब एक ही स्वर के दो रूप, वो ह्रस्व भी हो सकते हैं, दीर्घ भी हो सकते हैं, जैसे अ, ई, उ, और दीर्घ में आ, ई, उ एक दूसरे के बाद आ जाए तो दोनों मिलकर उसका दीर्घ वाला रूप अर्थात आ, ई, उ हो जाता है। जैसे अगर पहले शब्द में अ या आ है और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर वर्ण अ या आ है तो फिर वहाँ पर क्या बन जाएगा? आ हो जाएगा। ऐसे उदाहरणों पर हम विचार करेंगे। और अगर पहले अक्षर का अंतिम अ और दूसरे अक्षर का प्रथम अ है तो वहाँ पर आ हो जाएगा। ये दीर्घ संधि के लक्षण हैं। अब ये दीर्घ संधि के जो लक्षण हैं उससे संबंधित शब्द है, जैसे दिव्यास्त्र, दिव्य धन अस्त्र। दिव्य का अंतिम जो वर्ण है, स्वर है, वो अ और अस्त्र का पहला अ, तो अ धन अ बराबर आ हो गया। तो इस तरह से दिव्य और अस्त्र से मिलकर के जो संधि हुई वो दिव्यास्त्र शब्द का निर्माण करता है। फिर है राष्ट्र और अध्यक्ष, इसकी संधि होगी राष्ट्राध्यक्ष, अ प्लस अ बराबर आ। और दिवसांत, दिवस प्लस अंत क्या हो जाएगा? दिवसांत। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रश्न किस प्रकार से आता है? या तो हमसे ये पूछा जाएगा कि दिवसांत में कौन सी संधि है, तो पहला तो यह है कि इसमें स्वर संधि है, फिर स्वर संधि में भी दीर्घ संधि है, क्योंकि हम इस शब्द का दो सार्थक शब्दों में विभाजन करेंगे, दिवस और अंत में। फिर देखेंगे कि दिवस का अंतिम वर्ण क्या है और अंत का जो दिवस का अंतिम जो ध्वनि है दिवस की वो क्या है और अंत की प्रथम ध्वनि क्या है। यानी कि अ और अ मिलकर के आ बन रही है, तो यहाँ पर स्वर संधि, स्वर संधि की दीर्घ संधि, क्योंकि इसमें दीर्घ शब्द बन रहा है। फिर है अस्त और अचल, इसकी हो जाएगी अस्ताचल, यानी कि इसमें भी दीर्घ संधि है, स्वर संधि का एक विशेष प्रकार। फिर है ध्वंस और अवशेष, इसका हो जाएगा ध्वंसावशेष। फिर है अध्य अवधि, अध्य अवधि का बन जाएगा अध्यावधि। फिर है देहातीत, यह देह प्लस अतीत से है और यहाँ पर देह में अंतिम जो ध्वनि है वह अ है और अतीत में अ है, तो क्या शब्द बन जाएगा? आ, दीर्घ रूप बन जाएगा इसका आ और हो जाएगा देहातीत, और संधि कहलाएगी दीर्घ संधि। उसी प्रकार से प्रसंग और अनुकूल, प्रसंग में अ है और अनुकूल में अ है, अ प्लस अ बराबर आ हो जाएगा। ये अ धन अ बराबर आ हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर दीर्घ संधि कहलाएगी प्रसंगानुकूल। बीज धन अंकुर
यहाँ पर अ प्लस अ बराबर बीजांकुर। फिर है हस्त अंतरण, हस्तांतरण, इसमें भी दीर्घ संधि है। आग्नेय अस्त्र, य में अंत में अ है और अस्त्र अ प्लस अ बराबर आ, अर्थात आग्नेय अस्त्र। उदय प्लस अचल, उदयाचल। लोहित अंग, लोहितांग, मंगल ग्रह। उसी तरह से मध्य अवधि, मध्य अवधि में अ प्लस अ के माध्यम से आ का निर्माण हो रहा है। और मध्यावधि शब्द का जो संरचना है उसमें आ का आगमन हो रहा है, अ प्लस अ बराबर आ हो रहा है, मध्यावधि। उसी प्रकार से क्वथन, धन अंक में क्वथनांक है, द्रव से गैस बनने का जो बिंदु है। तो यहाँ पर जो संधि होगी वह दीर्घ संधि कहलाएगी। देखिए, भग्न और अवशेष। भग्न में अंतिम जो ध्वनि है अ है, और अवशेष में प्रथम ध्वनि है वो अ है, और दोनों मिलकर के आ बन रहे हैं, आ हो जाते हैं। न क्या, ये जो अवशेष का अ है वो न में मिल जाता है, तो भग्नावशेष। तो ये दीर्घ संधि के लक्षण है, दीर्घ संधि है। स अवयव, यहाँ पर भी स का सा हो जाता है, सावयव। स अनुरोध, सानुरोध। मर्म अंतक, मर्मांतक। मर्म अंतक। इसमें एक बात ध्यान देने की है कि किसी भी शब्द में कौन सी संधि है, इसको जानने का जो सीधा और सरल तरीका है, हमें दो शब्दों में, किसी शब्द में निहित दो शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे सानुरोध में स अनुरोध, मर्मांतक में मर्म अंतक, और भग्नावशेष में हमें ध्यान होना चाहिए कि दो शब्दों से बना है, भग्न और अवशेष। फिर हमें देखना है कि इसका अंतिम स्वर है, अंतिम जो ध्वनि है भग्न और प्रथम ध्वनि, अवशेष की प्रथम ध्वनि, ये दोनों मिलकर के किस ध्वनि का निर्माण कर रही है, क्या क्या परिवर्तन ला रहा है। उस परिवर्तन के आधार पर ही हम संधि को जान पाएंगे कि कौन सी संधि है, संधि है या नहीं है, संधि है या समास है या संयोग है। और हम संधि की को जान पाएंगे। उसी तरह से शत अब्दी क्या हो जाएगा, शताब्दी। सहस्त्र अब्दी, सहस्त्राब्दी। विरह अनल, विरहानल। आनंद प्लस अतिरेक, आनंदातिरेक। और रस प्लस अनुभूति, रसानुभूति। तो यहाँ पर इन सब में अ बन रहा, अ धन अ बराबर आ हो रहा है, इसलिए दीर्घ संधि है, स्वर संधि है और दीर्घ संधि है। फिर आगे देखिए, स अवधि, सावधि। स अभिप्राय, साभिप्राय। मेघ अवली, मेघावली। विक्रम अब्द, विक्रमाब्द। फिर है विष अणु, विषाणु। विष अणु, विषाणु। अक्ष अंश, अक्षांश। ऊर्ध्व अधर, ऊर्ध्वाधर। सुख अनुभूति, सुखानुभूति। पाठ, अभी जो दीर्घ संधि है उसमें भी जो कि अभी यहाँ पर हम केवल उन शब्दों के उदाहरण देख रहे हैं जहाँ पर अ धन अ बराबर आ होता है। फिर दूसरे प्रकार के उदाहरण भी आएंगे। तो देखिए, पाठ धन अंतर। तो यहाँ पर भी पाठ और अंतर में अ धन
बराबर आ हो रहा है, इसीलिए यह दीर्घ संधि है। फिर है पत्र अंक का पत्रांक हो जाता है। उसी तरह से स्वत्व अधिकार, यहाँ पर भी अ प्लस अ बराबर आ हो रहा है, स्वत्वाधिकार। फिर पोषण भाव, पोषणाभाव, ग्राम अंचल, ग्रामांचल महत्वपूर्ण शब्द हैं। यहाँ पर भी अ और अ मिलकर के आ बना रहे हैं, ग्रामांचल। फिर दृश्य प्लस अवली, ये बना रहे दृश्यावली। फिर ये धर्म अधिकारी, धर्माधिकारी, तो यहाँ पर भी दीर्घ संधि है। जन आंदोलन, जन नहीं जन अर्दन, अर्दन का मतलब पीड़ा, जनार्दन, इसमें भी स्वर संधि है और स्वर संधि में भी दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। फिर देखिए और भी उदाहरण देखिए इस तरह के। हर्ष, हर्ष अतिरेक, हर्षातिरेक। शोक अन्वित, शोकान्वित। क्रम अंक, क्रमांक। पूर्ण अंक, पूर्णांक। जठर अग्नि, जठराग्नि। उत्तर अधिकार, उत्तराधिकार। स्पर्श अनुभूति, स्पर्शानुभूति। तथ्य अन्वेषण बराबर तथ्यान्वेषण। तो ये सारे के सारे जो उदाहरण हैं ये स्वर संधि के उदाहरण हैं। और स्वर में भी जो स्वर संधि के उप विभाजन है उसका जो पहला रूप है, पहला प्रकार है दीर्घ संधि। ये उस दीर्घ संधि के उदाहरण है। और यहाँ पर इन्हें दीर्घ संधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ह्रस्व वर्ण है वह जो स्वर है वह दीर्घ स्वर में बदल जाता है, दीर्घ स्वर का निर्माण करता है। अ और अ मिला करके आ बनाते हैं, दीर्घ रूप बनाते हैं, इसलिए ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। ये सारे के सारे जो उदाहरण हैं ये दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। फिर आगे देखिए, सह अनुभूति, सह अनुभूति, सहानुभूति। यहाँ पर भी अ और अ मिलकर के आ बना रहे हैं, ये हा में सहानुभूति। स्व अनुभूत, स्वानुभूत, यहाँ पर भी आ बना है। और अ स्व और अध्याय का अ, स्वाध्याय। देश अटन, अटन का अर्थ होता है यात्रा, तो देशाटन। फिर उत्तर अर्ध्य, उत्तरार्ध। फिर है मुरअरी, मुरारी। मुर राक्षस के शत्रु, मुर नामक राक्षस के शत्रु अर्थात भगवान श्री कृष्ण। मुर अ और अ मिलकर के आ बना रहे मुरा, मुरारी। रामायण, राम प्लस अयन, राम अ, ये देखना, राम का अ अंतिम जो स्वर है ह्रस्व स्वर है और अयन का प्रथम स्वर है ह्रस्व स्वर है, और ये दोनों मिलकर के दीर्घ बना रहे हैं। तो ये दीर्घ किसमें दिए, अब आप कहेंगे कि दीर्घ कहाँ पर दिखाई दे रहे, माँ के अंदर। म का क्या हो गया, राम का रामा, रामायण। फिर देखिए अब यहाँ पर ये ध्यान रखने, व्यंजन संधि भी इसमें है। आप परीक्षाओं में ध्यान रखना, अगर वहाँ पर स्वर न आए या दीर्घ संधि ना आए और व्यंजन संधि आए तो फिर आप इसे व्यंजन संधि भी, अगर अण आता है तो फिर, क्योंकि यह न का अण हो रहा है, ध्वनि में परिवर्तन हो रहा है लेकिन अलग ध्वनि का निर्माण हो रहा है, अलग ध्वनि बन रही है, व्यंजन में परिवर्तन हो रहा है, तो फिर यहाँ पर व्यंजन ध्वनि हो जाएगी। आगे देखिए,
नव अंकुर, नवांकुर। ठीक उसी तरह के उदाहरण है सारे के सारे। दीर्घ व्यंजन संधि के उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है अंश, अधिक, अंश, अधिकांश, अंध, अनुगामी, अंधानुगामी, स्व, अर्थ, स्वार्थ, न्यून, अधिक, न्यूनाधिक, तीर्थ, अटन, तीर्थाटन, शत, अधिक, शताधिक, त्रिपुर, अरि, त्रिपुरारी। ये त्रिपुरारी, इन सब में दीर्घ स्वर संधि है। और यहाँ पर अ धन अ बराबर आ हो रहा है संधि के फलस्वरूप। विद्यार्थियों, यहाँ की आज की जो चर्चा है यहीं तक करेंगे। अगली जो चर्चा है वो इसी बिंदु से शुरू होगी। धन्यवाद।